Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start one more topic, that is mechanism of breathing. तो हम चैप्टर कर रहे हैं बेटा. Which chapter is going on? That is respiration in organisms. So respiration in organisms 10th chapter का ये पार्ट है, mechanism of breathing. तो देखो स्टूडेंट्स, ब्रेथिंग रेट क्या होता है एक बार हमने डिस्कस कर लेते हैं. सो ब्रेथिंग रेट क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ, कितने बार एक पर्सन ने ब्रेथ किया है इन ए मिनट. सो नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ इन ए मिनट, एक मिनट में कितनी बार ब्रेथिंग की है. ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं ब्रेथिंग रेट. सो नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? ए पर्सन breathes in a minute. एक मिनट में कितनी बार ब्रेथ किया है उसको हम बोलते हैं ब्रेथिंग रेट. व्हाट वी कॉल इज कॉल्ड ब्रेथिंग रेट. ओके, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम? ब्रेथिंग रेट. अब देखो बेटा, ये ब्रेथिंग रेट सभी का, अडल्ट, ह्यूमन, एक चाइल्ड, ओके, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा धीरे धीरे आप. और साथ में एक चीज और भी है, हम ना अगर एक ही एज के, सपोज मुझे अगर आप लगाओगे, इफ आई एम इन द रेस्ट पोजिशन, एक अडल्ट हूं मैं, तो अडल्ट की जो ब्रेथिंग रेट है, तो उसमें अगर वो रेस्ट पे है तो ये ब्रेथिंग रेट अलग होगा. अगर वो हैवी एक्सरसाइज कर रही है, जैसे रनिंग, साइकिलिंग या वेट लिफ्टिंग ऐसा कुछ है, तो उस वक्त जब ब्रेथिंग रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो जो नॉर्मल अडल्ट, उसकी ब्रेथिंग कितनी होती है बेटा? अडल्ट की जब रेस्ट पे होता है, दैट इज 15 से 18 टाइम्स इन ए मिनट. कितनी बेटा? 15 से 18 टाइम्स. ओके, एंड 18 टाइम्स इन ए मिनट. एक मिनट के अंदर अगर एक अडल्ट, एग्जाम्पल मी, ओके, तो मैं अगर एक मिनट में 15 से 18 टाइम्स ब्रेथ करूंगी जब मेरी बॉडी क्या होगी? रेस्ट पे होगी. लेकिन सेम एक एवरेज जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसका अगर आप देखोगे, जब वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, दैट टाइम्स उसका 25 टाइम्स क्या हो जाएगा? वो ब्रेथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा. कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा? कितना इंक्रीज हो जाएगा? 25 टाइम्स. एक मिनट में वो 25 टाइम्स ब्रेथ करेगा. लेकिन यहाँ पे 15 to 18 कब? जब वो रेस्ट पोजीशन पे है. और ये क्या है? हैवी एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज के वक्त ही आप लिख लो, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, मोस्टली हैवी एक्सरसाइज ज्यादातर होती है मोस्टली. सो उस वक्त ब्रेथिंग रेट क्या होगा? अलग होगा. अब देखो बेटा, हमारे हम ऑर्गन्स देखते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स है जो ब्रेथिंग के लिए हेल्प करते हैं. और ब्रेथिंग में मैंने आपको बताया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये पूरा एक ब्रेथिंग जो साइकिल होगी ना, ये एक हुई है. तो ऐसे 15 टाइम्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, 2 बार मैंने से ये किया है, तो ये एक बार हुआ है मेरा ब्रेथिंग. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म. सबसे पहले मैं इसका लेबल करती हूँ डायग्राम. यू विल सी स्टूडेंट्स दैट इसका जो डायग्राम है, ये मैंने आपको यहाँ बना के भी दिखा रखा है, और आपको मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से डायग्राम को बनाना चाहिए. जैसे एग्जांपल आप देखोगे, देखो इस तरीके से बनाना चाहिए डायग्राम. ये नोज का हो गया, देन लिप्स, देन यू कैन से चिन, और ये इस तरीके से. देन यहां से आप स्टूडेंट्स इस तरीके से इसको करोगे. ये हमारा नोज पोर्शन हो गया, और ये हमारा माउथ वाला हिस्सा हो गया. और यहां से ये हमारा क्या है? ये विंड पाइप आ रही है. विंड पाइप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई स्टूडेंट्स. और यहाँ पे आपने देखोगे ये क्या होंगे? हमारे लंग्स. तो इस तरीके से हमारा डायग्राम
ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको मैंने दिखा दिया बना के, इसलिए मैंने साइड में पहले से ही बना के रख रखा था आप, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। नाउ यू हैव लर्नड ऑल्सो हाउ आई हैव ड्रॉन द डायग्राम। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स वी विल लेबल, इसको लेबल कर लेते हैं। ये क्या है? नोज। हमेशा देखो जब भी लेबलिंग करते हो डायग्राम के केवल एक साइड में ही लेबलिंग सारा होना चाहिए। ओके दूसरा चीज है हमेशा कैपिटल लेटर से लेबल करो, ताकि वो डायग्राम और लेबलिंग एक अट्रैक्टिव सी लगे आपको। दूसरा देखो बेटा, ये क्या है हमारा, यहाँ पे जो होता है वो होता है फेरिक्स। ये क्या है यहाँ पे जो थोड़ा सा बाहर प्रोट्रूडिंग आउट पार्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा बाहर की तरफ जो आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फेरिक्स होगा थोड़ा सा, उस लैरिंक्स से थोड़ा सा ऊपर, जो ये लैरिंक्स हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ फेरिंक्स। क्या है बेटा? ये फेरिंक्स। ओके सो लैरिंक्स, फेरिंक्स, और इसके बाद आप देखोगे बेटा, देन यू कैन सी दैट दिस यहां पे जो होगा ये हमारी है विंड पाइप, या आप इसको बोल सकते हो ट्रैकिया। फेरिंक्स। अब यहां पे देखो ये क्या है बेटा हमारे, दिस इज कॉल्ड लंग्स। ये क्या है? लंग्स। और ये जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखी है, ये क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई। यहाँ पे जो नीचे रेस्ट पोजीशन पे जो दिखा रखा है मैंने आपको, ये चीज जो है ये ब्रोंकाई। अब ये जो रेस्ट पोजीशन पे ऐसे फ्लैट जो मस्कुलर शीट है, ये फ्लैट मस्कुलर शीट को हम बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस वन, दैट इज डायफ्राम। क्या ये स्टूडेंट्स? डायफ्राम। ओके सो ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स? ऑल द बॉडी पार्ट्स। ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हो गए। अंडरस्टूड? एक मिनट के लिए स्टूडेंट्स, 1 मिनट, मैं इसको ये हमारे सारे क्या है? बॉडी पार्ट्स। अब इनको हम बॉडी पार्ट्स को जब हम लेबल कर रहे हैं 1 बाय 1, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये लंग्स के बाहर आप यहां देखो, ये जो हमारे होल टाइप जो, तो सो स्टूडेंट्स क्या है बेटा यहाँ पे, ये जो है ना हमारे होल, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। और अंदर जो खाली जगह है, जो अंदर खाली सी जगह है, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। क्या है? नेजल कैविटी। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला? नॉस्ट्रिल्स। ये क्या? दो होल को क्या बोला हमने? नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स से एयर कहां जाती है? नेजल कैविटी में। इस नेजल कैविटी में यहाँ पे बेटा हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हेयर्स, जो कि डस्ट पार्टिकल्स, जब हमारे हम इनहेल करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स जो होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा म्यूकस होता है। म्यूकस होता है एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ओके सो यू कह सकते हो आप, चिपचिपा म्यूकस टाइप का होता है, वो हमारे नोज के अंदर होता है। तो वो क्या है? हेयर्स के अंदर चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स वगैरह। और जब ये ज्यादा, अगर ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे नेजल कैविटी से थोड़ा सा और आगे की तरफ चल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है? इरिटेशन। एंड जैसे इरिटेशन होगी वी विल स्नीज। तो इसलिए हम क्या है, जोर से, प्रेशर से अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है कि कोई भी चीज अगर यहाँ से आगे जाएगी तो वहां पे इरिटेशन होकर हमें ऑटोमेटिकली छींक आएगी, जिसको हम बोलते हैं स्नीजिंग। सो हम छींकते क्यों? जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो क्योंकि वो थोड़े से आगे, जहां पे ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो रहे हैं तो इतनी जल्दी एकदम ट्रैप नहीं हो पाते, तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाती है? हमें स्नीजिंग, छींक आने लग जाती है। एंड वी विल स्नीज आउटसाइड, उन डस्ट पार्टिकल्स को हम बाहर कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हेयर्स क्या है, और इस नेजल कैविटी में जो एयर हम इनहेल करते हैं वो भी क्या हो जाती है? थोड़ी सी वार्म हो जाती है, ताकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो हो जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही एयर
यहाँ से नोस्ट्रिल से यहाँ पे आती है, तो इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। विंड पाइप बोल सकते हो या फिर इसको ट्रैकिया भी बोल सकते हो। इस ट्रैकिया में यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़ी सी जगह पे बेटा सी शेप में, कौन सा शेप, ये सी, हमारे कैपिटल लेटर नहीं होता सी, स्मॉल लेटर भी देख लो सी, सॉरी अल्फाबेट ABCD का सी। तो सी शेप में क्या होती है, यहाँ पे ऐसे बोन्स होती है, ऐसे कार्टिलेजेस जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे बोन्स ही होती है ऐसे सी शेप में, इतनी सी एरिया में लगी होती है। ये किस लिए होती है कार्टिलेजेस, ताकि यहाँ पे क्या बोन्स, आप कार्टिलेजेस की जगह पर बोन्स से ज्यादा होती है मोस्टली, बट थोड़ी सॉफ्ट होती है। तो ये कार्टिलेजेस क्यों होती है, ताकि विंड पाइप क्या है बिल्कुल चिपकना। आपने देखा होगा बेटा बैलून के अंदर से अगर एयर निकल जाती है तो बैलून चिपक जाता है बिल्कुल। तो हमारी विंड पाइप या ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, कोलैप्स यानी चिपके ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी सी जगह पे, थोड़े एरिया पे सी शेप में, जैसे यहाँ पर ये सी शेप में जैसे क्या होगी, बोन्स होगी, ताकि ये कोलैप्स ना हो जब एयर ना होगा। इस विंड पाइप में एयर जब नहीं होगी तो क्या होगा, ये कोलैप्स चिपके ना आपस में, जैसे बैलून के अंदर से एयर निकल जाता है, चिपक जाती है, उस तरीके से ना चिपके, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, कुछ बोन्स होती है सी शेप में। अब जो ये विंड पाइप्स एयर नॉस्ट्रल से, नोज कैविटी से, यहाँ पे विंड फेरिंक्स से होती हुई कहाँ आ गई, विंड पाइप में। विंड पाइप में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे विंड पाइप से पहले फेरिंक्स में भी थोड़ा सा म्यूकस होता है। आप ऐसे देखा होगा आपने कि आपकी वो अगर कुछ डस्ट पार्टिकल थोड़े बहुत, कुछ बहुत ज्यादा अगर माइन्यूट है, वो अंदर चला जाता है, तो वो वहां से हम गले से थूक के बाहर निकाल देते हैं। डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को चिपक जाते हैं हमारे गले में, थोड़ा खराट सी हो जाती है। अब जैसे ये एयर यहाँ से विंड पाइप से यहाँ पहुंच गई, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में विंड पाइप डिवाइड हो गई, एक राइट और लेफ्ट लंग्स में विंड पाइप जा रही है। इसको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रोंकाई। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हम दोनों को एक को आप बोलेंगे ब्रोंकस, लेकिन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई फर्दर ट्यूब्स में, स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती रहेगी, जिसको हम क्या बोलते, स्मॉलर और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होगी, जिसको हम बोलते हैं फर्दर प्राइमरी ब्रैंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रैंक्यूल्स, जो आपके सिलेबस में है नहीं, आप आगे 10th क्लास में रेस्पिरेटरी सिस्टम दे रखा है, वहां कर लेना चाहिए। सो प्राइमरी जस्ट जैसे पेड़ की टहनियां नहीं होती, तना मोटा हो गया, फिर पतली टहनियां गई, फिर और बारीक हो गई, सबसे लास्ट में पतली सी टहनी हो जाती है। तो सेम ये क्या है, टहनियों की तरह ट्यूब्स होती है, ठीक है। सो वो स्मॉलर और स्मॉलर होती रहेगी, और लास्ट में जहां पे वो एयर जाके जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जाएगी, उसको हम बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं हम, व्हाट वी कॉल दिस वन स्टूडेंट्स, एल्वियोली। एल्वियोली कैसे होता है, ग्रेप जैसे बैलून का स्ट्रक्चर नहीं होता हमारा, और जैसे क्या होता है बेटा, अंगूर का गुच्छा नहीं होता क्या, सेम, तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरीके से होता है ये टिश्यूज के अंदर। तो यहाँ पे लास्ट में जाके ये जो ओपन होगा, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं ताकि आपको पता नहीं चले, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ये ब्रैंक्यूल्स होंगे, सॉरी ये क्या होंगे बेटा, एल्वियोलीज होंगे। तो एल्वियोलिस क्या होगा, जैसे एक आपने अंगूर का गुच्छा लिया, या आप कह सकते हो बैलून, जैसे बैलून की शेप होगी, उस शेप में बहुत सारे तरह से क्या होगा, अटैच हो गए। तो हमारी लंग्स के अंदर अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो हमारे लंग्स के अंदर ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली। एक लंग्स के अंदर भी आप देखोगे ईच लंग मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज होते हैं, ओके। तो जहां पे लास्ट में जो एयर हमारे अंदर आई है, जो ऑक्सीजन ली है, वो लास्ट में कहा, यहां पहुंच गई ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन कहां जानी चाहिए, हमारे सारे सेल्स तक पहुंच जानी चाहिए, लेकिन कैसे पहुंचेगी ऑक्सीजन, यहां से हार्ट के अंदर से ब्लड वेसल्स आती है, ठीक है, वो आप देख लेना। उस ब्लड के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी और वाटर तो होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है। पल्मोनरी एक आर्टरी है, आर्टरी आगे आप जाके सेम आपका चैप्टर आएगा, आर्टरीज और वेन्स में बताऊंगी, ठीक है। तो वो आर्टरीज क्या है बेटा, हार्ट के अंदर से ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, वो कहां जाएगा, एल्वियोली के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। और यहाँ पे उसके अंदर क्या ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगी,
और इसके अंदर ऑक्सीजन है, ये फिर दूसरी वेसल्स उस ब्लड वेसल के अंदर जाएगी। तो यहाँ जो ब्लड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई और इसमें ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोली में आ गई और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रेथ आउट कर देते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये पूरा नोज से यहाँ पे ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और फिर ये लंग्स के अंदर आ गई। लंग्स के अंदर लास्ट में जहाँ पे गैस की एक्सचेंज होती है, हमारे रेस्पिरेशन में ब्लड सेल के अंदर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, सबसे पहले तो ब्लड कहाँ, पूरे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगी वो हार्ट के अंदर जाएगी, हार्ट से हार्ट यहाँ भिजवाएगा लंग्स के अंदर। तो उस ब्लड के अंदर क्या ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ गई, यहाँ से ऑक्सीजन वापस उस ब्लड के अंदर चली जाएगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी और जो ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन आई है ये वापस हार्ट। तो ये हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजन अभी आई, यहाँ से पूरी बॉडी में ये जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है वो पूरे बॉडी के सेल्स तक फिर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी हमारे ब्लड के अंदर से। अब देखो बेटा, इनहेलेशन में क्या होता है, देखो ये मसल ट्यूब शीट है जो यहाँ पे इसमें लगी हुई है, आपने देखा होगा, ये मसल की ट्यूब है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, इसको मैं रब कर देती हूँ, यहाँ पे है, लेट्स आई विल टेल यू, ये जो लंग्स जो हमारी है ना बेटा, इस लंग्स में अगर आप देखोगे, ये लंग्स, एक लंग्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, एक लंग्स का साइज थोड़ा छोटा होता है। इस चीज को आप ध्यान से देख लेना, ठीक है, अपने आप एक साइज, क्योंकि एक साइड में हार्ट होता है, दूसरी साइड में क्या, उसके नीचे क्या होता है, लंग्स के नीचे बिल्कुल लीवर होता है, तो उसकी वजह से वहां पे साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, हार्ट की लोकेशन यहाँ से होती है, मैं आपको एक 3D वीडियो सेंड करूंगी जिसमें आपको ये पूरी बॉडी की आपको वीडियोस शो हो जाएगी कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, जैसे ही हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, अब इसका मैकेनिज्म समझा रही हूँ मैं। पहले तो मैंने आपको बताई थी ऑक्सीजन कैसे कैसे आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से वापस इस एल्वियोली से वापस यहाँ से बाहर निकल दी। अब हम देखते हैं कि इनहेलेशन के दौरान क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होगा। जब हम इनहेल करेंगे, इनहेल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन, तो इसके यहाँ पे क्या होता है, ये जो लंग्स कहाँ पे हमारी, चेस्ट कैविटी, ये है बेटा चेस्ट कैविटी, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी के अंदर क्या होगा, लंग्स, और चेस्ट कैविटी में आपने देखा होगा यहाँ पे लंग्स के चारों तरफ सराउंडेड क्या होते हैं, रिब केज, क्या होता है, रिब केज, जो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो जैसे ही एयर को इनहेल करेंगे तो रिब्स, यहाँ पे क्या होगी, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ बना कैसे, ये रिब्स होती है। ओके, जैसे यहाँ पे हम, ये साफ सा दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगी, बिल्कुल रिब्स होती है सराउंडेड में। ओके बेटा, अब ये रिब्स क्या होगा, जितनी भी रिब्स होती है यहाँ पे, ये जैसे एयर अंदर आएगी तो रिब्स मूव्स अप, ये रिब्स क्या है, थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करके और आउटवर्ड जाएगी। तो ये जो रिब्स होगी ना स्टूडेंट्स, ये मूव्स अप, क्या किया, मूव्स अप की तरफ हुई और आउटवर्ड, बाहर की तरफ। रिब्स क्या है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी, अप, और क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और जो ये डायफ्राम है, ये कहां जाएगा बेटा, डाउन, मूव्स डाउनवर्ड, ये क्या होगा, मूव्स डाउन। तो उससे क्या होगा, ये जो लंग्स है, लंग्स की कैविटी, जो एयर कैविटी की जगह होगी, जो एयर के लिए जो स्पेस होगी, लंग्स का जो चेस्ट कैविटी है ना स्टूडेंट्स, ये चेस्ट कैविटी थोड़ी सी साइज इसका बढ़ जाएगा, तो उससे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए ज्यादा स्पेस बन जाएगा, तो ज्यादा एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। स्टार्ट। सो इनहेलेशन का क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने, ड्यूरिंग इनहेलेशन में जब एयर हम ब्रेथ करेंगे, ऐसे जब हम एयर ब्रेथ करते हैं तो क्या होगा, रिब्स अप, रिब्स थोड़े से अप होंगे और आउटवर्ड की तरफ, और जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम वो क्या होगा, डाउन, नीचे जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी में थोड़ी सी क्या होगा, चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, लंग्स के अंदर
ज्यादा एयर जाने के लिए स्पेस बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इस तरीके से क्या होती है ब्रेथिंग, अगर ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव ना करे और ये ना करे तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो था इनहेलेशन। अब देखो मैं बताती हूँ एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सहेलेशन में हमें ब्रेथ आउट करना है, तो आउट कैसे होगा, ये जो डाउन की तरफ आया था अब ये अपनी एक्यूरेट पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, सेम पोजीशन पे आ जाएगा। एक्सहेलेशन कब होगा, जब ये चीज थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब जो ये अप की तरफ गई थी रिब्स, तो ये क्या आ जाएगा, अप के बाद क्या आ जाएगा, रिब्स मूव्स डाउन। इनहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब्स मूव्स डाउन। ये रिब्स आउटवर्ड में मूव हुई थी इनहेलेशन में, अब रिब्स क्या करेगी, एक्सहेलेशन में मूव्स इनवर्ड। इनवर्ड एक्सहेलेशन में क्या होगा, रिब्स जो है बेटा वो इनवर्ड मूव करेगी। इनहेलेशन में अप हुई थी रिब्स, तो एक्सहेलेशन में अप के बाद क्या होगा, वापस डाउन। एक्सहेलेशन में ये रिब्स आउटवर्ड की तरफ भी हुई थी थोड़ी, तो सॉरी इनहेलेशन में आउटवर्ड की तरफ हुई थी, तो एक्सहेलेशन में रिब्स क्या होगी, इनवर्ड की तरफ। और जो ये इनहेलेशन में जो डायफ्राम था वो डाउन की तरफ गया, अब ये एक्सहेलेशन में ये जो डायफ्राम है ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, सेम पोजीशन में, कम्स एट द सेम पोजीशन, या आप इसको बोल सकते हैं मूव्स अपवर्ड एट द सेम पोजीशन। सो इस तरीके से ये क्या होता है, मैकेनिज्म होता है कि रिब्स किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ, रिब्स क्या होगा, अब इनहेलेशन में रिब्स अप होगी और आउटवर्ड, और डायफ्राम कहाँ चला गया, डायफ्राम यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। अब एक्सहेलेशन में हमें एयर बाहर निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऐसे इसको पुश करेंगे तभी जाके होगा। तो जो रिब्स अप से क्या होगी, अब रिब्स डाउन होगी और इनवर्ड की तरफ हो जाएगी, और जो डायफ्राम नीचे गया हुआ था वो वापस सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इस एरिया को हमने ऐसे प्रेशर देंगे, ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा आप टाइट करने की कोशिश करोगे, तो आपने देखा होगा बैलून को अगर ऐसे करोगे तो ऊपर वाला अगर किसी चीज में भी होल छेद हो रखा है तो उसको प्रेस करोगे बेटा, तो उसमें से एयर बाहर आएगी ना। तो उसी तरीके से जब हम रिब्स को अंदर की तरफ हो गए और इनवर्ड हो गए, और ये डायफ्राम जो नीचे ऊपर की तरफ वापस सेम पोजीशन पे आ गया, तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सुकड़ जाएगी चेस्ट कैविटी, और इसमें से लंग्स के अंदर से एयर क्या है, आउट, बाहर हो जाएगी। सो इन दिस वे। और अगर आप एक छोटा बच्चा सो रहा होगा तो आप उसको इजीली नोटिस कर सकते हो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ का सो रहा होता है तो आपका ये डायफ्राम मूव करता है, तो आपको इनहेलेशन एक्सहेलेशन का पता भी चलेगा। आप यहाँ पे एब्डोमेन कैविटी पे हाथ रखोगे तो जब एयर अंदर आ रही है बाहर जा रही है, पेट हमारा, स्टमक है हमारा, ऊपर नीचे होता हुआ भी दिखाई देगा आप इजिली। हम तो ज्यादा लॉन्ग, हमेशा बेटा क्या है, ब्रेथिंग करनी चाहिए। आप 5-10 मिनट्स लंबी ब्रेथिंग करोगे तो ब्रेन के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कभी भी कमी नहीं होगी। और तुम्हें मालूम है, मैंने अभी समझाया है कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो फूड जल्दी ब्रेक होगा और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अगर ऑक्सीजन पूरी सप्लाई नहीं हो पाई तो वहां पे क्या है, लैक्टिक एसिड बनेगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वन यू विल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो माय टुडेज क्वेश्चन, फर्स्ट स्टूडेंट्स, टुडेज क्वेश्चन से पहले मैं बोल देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। So congratulations to all those students who have given me the nice feedback and for their correct answer also. Now students, today's question is, where gaseous exchange take place in lungs? Lungs के अंदर गैस का जो एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है, ठीक है, where gaseous exchange takes place. A, that is lungs, B, nose, C,
सी एल्वियोली। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एल्वियोली आंसर है या नोज है या लंग्स है? You can give your answer in my comment box. So thank you students for watching my video.